बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कराची की सूरत हाल से मुतालिक। कराची में बिजली इन तो गैस आउट। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुक्काम ने कराची में लोड शेडिंग का अनोखा हल निकाल लिया। सुई सदरन ने के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस की फराहमी शुरू की तो सिंध की सनतों के लिए गैस रोक ली। सिंध की सनतों को 3 रोज गैस नहीं मिलेगी। सूबे के सीएनजी स्टेशन भी आज और कल गैस से महरूम रहेंगे। गैस बंदिश पर सीएनजी एसोसिएशन और सनतकारों ने शदीद एहतजाज किया। कहा कि ऐसी बंदिश कभी नहीं देखी। मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि गैस की पूरे हफ्ते फराहमी यकीनी बनाई जाए, वरना लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। कराची से लोड शेडिंग का अजाब हट न सका। एलानिया, गैर एलानिया और टेक्निकल फॉल्ट्स के नाम पे दिन हो या रात बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। वजीर आजम के नोटिस के बाद सुई सदरन मजीद 40 MMC FD गैस के इलेक्ट्रिक को देगा। इस तरह सुई सदरन के इलेक्ट्रिक को तयशुदा मिकदार से 100 MMC FD गैस ज्यादा फराहम करेगा, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई रिकॉर्ड औसत सतह 290 मिलियन मुकाब फीट तक पहुँच जाएगी। इस इजाफी गैस फराहमी का असर सिंध की सनतों और CNG पर पड़ेगा। हुक्काम के मुताबिक आज से इतवार तक सिंध में तमाम सनतों को गैस की सप्लाई बंद रहेगी, जबकि आज और कल सिंध भर के CNG स्टेशन को भी गैस की फराहमी बंद रहेगी। साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री और ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने फैसले को नाकाबिले कबूल करार देते हुए हुकूमत से इस पर नजरसानी का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि पावर प्लांट्स को गैस के बजाय फर्नेस ऑयल पर भी चलाया जा सकता है। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के हुक्काम ने कोरंगी, साइट और नॉर्थ कराची समेत दीगर ट्रेड एसोसिएशन से मुलाकात करके उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। 2 जुलाई से कैनब से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। IPPs भी कम बिजली दे रहे हैं। बिजली की तलब 3500 मेगावाट तक पहुंचने से लोड मैनेजमेंट नागुज़ीर है। रात के वक्त घरेलू सारिफीन को बिजली की फराहमी के लिए सनतों का ताउन दरकार है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कराची में बिजली की लोड शेडिंग की शिद्दत में आइंदा कुछ दिनों में कमी की नवीद सुना दी। मजमूई तौर पर जिस निज़ाम की मैं बेहतरी की बात कर रहा था, जिससे हम 800 से 1000 मेगावाट नई एडिशनल बिजली कराची में, उसकी डेडलाइन जो है मुकम्मल होने की उस मंसूबे की वो मार्च 2022 है। और कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग पर नेपरा की खुली कचहरी जारी है। इस आम समात में CEO के इलेक्ट्रिक मुनस सलवी ने बताया कि 22 जून के बाद कराची में लोड शेडिंग बढ़ी कि इलेक्ट्रिक के प्लांट्स को फर्नेस ऑयल की किल्लत हुई। PSO विफाकी हुकूमत को आगाह कर चुका था कि इलेक्ट्रिक की तेल की जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी। PSO ने विफाकी हुकूमत से तेल दरामद की इजाजत मांगी थी। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग पर नेपरा की खुली कचहरी जारी है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस सलवी ने बताया है कि 22 जून के बाद से कराची में लोड शेडिंग बढ़ी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने आज कराची के 100 मकामात पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान किया है। PTI के रहनुमा आलमगीर खान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की तकर्री इमरान खान ने नहीं की। कुंवर नवीद जमील बोले कि इलेक्ट्रिक के मामलात नेपरा कंट्रोल कर सकता है। और अब बात करेंगे पेशावर में आटे की कीमत की, जिसमें इजाफे के साथ ही रोटी की कीमत भी बढ़ा दी गई है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबुही। जी, पेशावर में आटे की कीमत में इजाफे के साथ साथ अब नानबागियों ने भी रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया है। इस वक्त पेशावर के मुख्तलिफ तंदूरों पर रोटी के जो नर्ख हैं वो मुख्तलिफ बताए जा रहे हैं। रोटी का वजन कम किया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक रोटी है जो 100 ग्राम की रोटी है और ये 10 रुपये में दे रहे हैं। ये जब बनती है तो बिल्कुल सख्त हो जाती है, जबकि 115 ग्राम की रोटी के बारे में कहा गया था कि वो 10 रुपये की होगी। इन्होंने रोटी का वजन भी कम कर दिया है। दूसरी जानिब अंदरूनी शहर में 15 रुपये की रोटी जो फ़रोख्त की जा रही है, नानबाइयों के मुताबिक 150 ग्राम हमने इसका वजन कर दिया है। इस तरह पेशावर में मुख्तलिफ तंदूरों पर जो रोटियों के नर्ख हैं वो मुख्तलिफ बताए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से आटे और चीनी के निर्ख कम करने के ऐलान के बावजूद बन्नू में इन अशिया की कीमत कम नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा मंजूरुद्दीन से। जी मंजूर। जी, बन्नू में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। टमाटर 120 रुपए, आलू 100 रुपए, प्याज 100 रुपए, भिंडी 140, तोरी 100 रुपए, करेला 80 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के ऐलान के बावजूद आटे के 20 किलो का थैला 1100 रुपए और चीनी 80 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। हुकूमत ने आटे का थैला 860 रुपए और चीनी 70 रुपए किलो का ऐलान कर रखे है, मगर इस पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी बड़ी ईद में काफ़ी दिन है,
और महंगाई में आए रोज इजाफा हो रहा है। मजदूर और गरीब तबका इस महंगाई में बुरी तरह पिस कर रह गया है और उन लोगों का कहना है कि हम अपना और बच्चों का पेट कैसे पालें। जी अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 19 की वजह से कुछ डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी विज़िट भी किए हैं, डेली मैं भी गया हूँ, दीगर भी हमारे अफसरान, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब लोगों ने विज़िट किया है। तो जो हमारे चोकिंग पॉइंट हैं इन 38 नालों के, वो चोकिंग पॉइंट को काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया गया है और अब वहाँ पे रवानी शुरू है। लेकिन प्रॉपर ये सारा जो साफ़ होंगे वो अगस्त के आखिरी हफ्ते तक, यह हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके। इसको प्रॉपर तरीक़ेकार इस तरह किया गया है कि इसको 3 टीयर के तौर पर हमने रखा है कि KMC भी ऑन बोर्ड है, फिर हमारे लोकल गवर्नमेंट की तरफ से स्वीप का जो इदारा है, और फिर नेस्प पाक को भी इसमें हमने इन्वॉल्व किया है ताकि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा प्रोसेस हो। और उसका पेमेंट तब होगी उस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या जो लोग आए हैं इसमें, जब वो अपना ये पूरा जो भी कचरा कह लें सब लैंडफिल साइट पर पहुंचाएंगे, वहाँ पे और उसका वेट होगा, जिसको ये तीनों टीयर जो हैं वो कंफर्म करेंगे, जिसमें KMC, स्वीप और फिर नेस्पाक का इदारा। ताकि शुरू में यही होता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, फिर वो कुछ सफाई हुई, कुछ नहीं हुई और कह दिया गया कि ये सारी चीज़ें साफ़ हो गई। तो अब जब तक वो पूरा कचरा, वो स्लज वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे लैंडफिल साइट तक, तब तक किसी को पेमेंट नहीं होगी। तो ये एक ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार है जिसको इस दफ़ा हमने अडॉप्ट किया है। और उसके बाद भी जो दीगर उसके साथ चीज़ें हैं, जैसे एक्सवेंजर वहाँ पे होते हैं, जो अमूमन आपने देखा होगा कि वो कचरा चुनते हैं, फिर जो उनके काम की चीज़ें होती हैं वो ख़ुद ले लेते हैं, बाकी फिर उन्हीं नालों में फेंक देते हैं, जिससे फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ों को भी रोकने के लिए एक पूरा तरीक़ेकार बनाया गया है। आप सबसे वो हम शेयर करेंगे, कॉपीज़ भी देंगे। बल्कि मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर इन स्पॉट्स का जहाँ पे ये काम हो रहा है और फिर जैसे वो लिफ्टिंग हो रही है उसकी लैंडफिल साइट तक, वो भी आप ख़ुद भी उसको चेक करें। और वैसे हमने भी वहाँ की कुछ वीडियोस बनाई हैं, वो भी आपसे बाद में शेयर करेंगे। और काम शुरू होने से पहले का भी पूरा हमने उसका वीडियोस, क्लिप्स और फ़ोटोज़ बनाए हैं। और जब ये काम ख़त्म होगा उसके बाद भी, ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि हमने कितना इसमें काम किया है, ताकि बेहतरी आए। फिर जो DMCs के नाले हैं उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एडिशनल जो हैं फ़ंड्स दिए हैं, ताकि वो जो हमारे DMC के चेयरमैन हैं, MCs हैं और डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो हैं उन डिस्ट्रिक्ट के, वो मिलकर वहाँ पे जो नाले हैं उनको साफ़ करें ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आए। तो ये एक चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी कि सिंध गवर्नमेंट अपना जो काम है वो कर रही है। और ये जो अभी इस वक्त जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इसको ट्रांसपेरेंट रखा गया है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं और इसका फिर ज़ाहिर है बाद में नताइज भी बेहतर आएंगे। ये माजी की तरह नहीं होगा कि जो भी जितनी भी सफाई हो और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर के ड्यूज़ हों और फिर वो कुछ मिलें उसको, कुछ के लिए वो फिर दोबारा आगे पीछे भागते रहें। तो इसको क्या, इसमें हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है ये था प्रोग्राम जो सिंध गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी की थी कि इसमें ये कंपोनेंट डाला जाए। ये तो सिर्फ मैंने आपको इनकी सफाई का बताया जो नालों की होगी, फिर इसका पूरा प्रोसेस है। और इस वक्त क्योंकि वो पैसे आने में कुछ देर है वर्ल्ड बैंक के कोविड की वजह से, तो अभी सिंध गवर्नमेंट उसमें हमें सपोर्ट कर रही है और फिर वो ज़ाहिर है वहाँ से उनके एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये कुछ दोस्त हमारे कहते हैं ये तो जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग सब कुछ सिंध गवर्नमेंट के ऊपर है। ये कोई ऐड नहीं है, कोई किसी का वो
नहीं, ग्रांट नहीं है, बल्कि ये लोन है जो सिंध गवर्नमेंट ने ही पे करना है और हमने ही इसको आइडेंटिफाई किया है। और ये सिर्फ एक कंपोनेंट है। उसके बाद जो वाटर, सेवरेज और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कि WSIP के तहत उस पर काम हो रहा है, जिसमें एक MOU सईद गनी साहब जो मिनिस्टर थे उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ किया था। उसके बाद उन्होंने ही उसको आगे भी बढ़ाया था। तो दूसरा जो MOU है वो फिर मैंने वो किया। तो एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर तरीक़ेकार से, एक मैकेनाइज तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कराची में कचरा उठाने से मुतल्लिक नए निज़ाम पर ब्रीफ कर रहे थे मीडिया को। और इसी सूरत हाल के तनाजुर में पंजाब के 7 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन 24 जुलाई तक नाफिज रहेगा। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार 7 शहरों तक फैला दिया। इन शहरों में लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी शामिल हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान के नोटिफिकेशन के मुताबिक इन शहरों के इन इलाकों को 2 हफ्ते के लिए सील किया गया है, जहां कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। लाहौर के जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है उनमें A2 ब्लॉक टाउनशिप, EME सोसाइटी, चुंगी अमर सद्दू बाजार से मुहल्लिका इलाके, पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग स्कीम, वाबरा टाउन, जोहर टाउन, C ब्लॉक और ग्रीन सिटी शामिल हैं। मोहम्मद उस्मान के मुताबिक इन इलाकों में वही SOPs लागू किए गए हैं जो इससे कबल सील किए गए इलाकों पर किए गए थे। नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। बरतानिया में कोरोना के आधे केसेस पाकिस्तान से मुंतकिल होने के झूठे दावे का पोल खुल गया है। इसी बारे में बात करेंगे लंदन में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी, जो यहाँ पर डेली टेलीग्राफ ने एक स्टोरी की थी जिसमें यह दावा किया गया था कि तकरीबन जो 50% इम्पोर्टेड कोरोना के केसेस है वो पाकिस्तान से आए हैं। और इसके लिए डेली टेलीग्राफ ने सिर्फ 30 केसेस को रिपोर्ट किया था जिनको कहा गया था कि वो पाकिस्तान से आने वाले 30 लोग थे, ब्रिटिश पाकिस्तानी, जिनको कोरोना जिनमें पाया गया था। इस बुनियाद पर यहाँ पर मुख्तलिफ मीडिया ने एक स्टोरी की कि बरतानिया में जो 50% जो इम्पोर्टेड केसेस है वो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन जब पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है वहां पर अब ये बात सामने आई हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि वो जो फिगर था टेलीग्राफ को वो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के अंदर से एक शख्स ने उनको प्रोवाइड किया था। इस पर जब पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड से हमने मुख्तलिफ सवालात पूछे तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को वहां पर टारगेट किया गया और इसमें वहां पर जो मुख्तलिफ दीगर ममालिक है सच एज इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहां से उससे पाकिस्तानियों से कई ज्यादा लोग आए, लेकिन उसके बारे में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के पास सिंपली वहां पर डेटा मौजूद ही नहीं है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अब इस बात को तस्लीम किया है कि उनके डिपार्टमेंट के अंदर से ये फिगर्स डेली टेलीग्राफ को लीक हुए थे। ठीक है, मुर्तज़ा अली शाह हमें लंदन से रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस अपील में है, खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली भी उस अपील में है और एक कोई अली रज़ा दरीशक साहब PTI के लीडर हैं वो भी उस अपील में है। एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो माफियाज के ख़िलाफ़ है और हमने कमीशन बनाया और हमने ये कुछ कर दिया, बड़ा उसका क्रेडिट लेते हैं। दूसरी तरफ कार्रवाई कुछ नहीं की, जहांगीर तरीन को बाहर जाने दिया और फिर उनके ही लोग, उनके ही लीडर्स, उनके ही कैबिनेट के मेंबर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की हुई है कि जी जो ये कमीशन बना था इसके अंदर ये फ्लॉज थे, वो फ्लॉज थे। तो ये भी एक नया टोपी ड्रामा इन्होंने शुरू किया हुआ है, इससे भी तवज्जो हटा दी लोगों की। डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई, उससे तवज्जो हटा दी लोगों की। पंजाब में गंदम का शदीद तरीन बहरान है। जिस गंदम की बोरी की कीमत पंजाब की अपनी हुकूमत ने 800 कुछ रुपए रखी हुई है वो 1100 से ऊपर में मिल रही है पंजाब में, उससे लोगों की तवज्जो हटा दी। और पंजाब में गंदम की बहरान की वजह से इम्कान है कि हमारे यहाँ भी डिस्टेबलाइज हो सकती है सूरत हाल। अल्लाह का शुक्र है अभी तक चीज़ें ठीक है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नालायकी उन्होंने की है, ये इसका इम्पैक्ट जो है वो सूबा सिंध के ऊपर भी आ सकता है, इससे तवज्जो हटा दी लोगों की। इनकी अपनी काबीना के अंदर, चाहे वो वफाकी हो, पंजाब की हो, KPK की हो,
एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए, एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं वो काबीना के मीटिंग्स में बैठकर, उससे तवज्जो हटा दी लोगों की इन्होंने। सिर्फ एक कोई, फिर ये कोरोना सबसे बड़ा मसला है। कोरोना पर ये मौजूदा नालायक नाहिल सिलेक्टेड हुकूमत सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नहीं, दुनिया को धोखा दे रही है। और इन्होंने टेस्ट खत्म कर दिए, तकरीबन आधे से भी कम पर लेकर आ गए, और कहते हैं कि जी हमारा जो है ना वो कर्व फ्लैट होना शुरू हो गई है। भाई तुम कल टेस्ट 0 पे लेके आ जाओ, कर्व जमीन पे आ जाएगी, 0 हो जाएगा पाकिस्तान में कोरोना। आप टेस्ट करना छोड़ दे। इन्होंने टेस्ट करना कम कर दिए हैं और उसके नतीजे में ये पूरी कौम को, पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि कोरोना हमारे कंट्रोल में आ गया। ये ट्रंप ने कहा था ना कि भाई वो आप टेस्ट करना छोड़ दें, हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये हम कहते हैं कि ट्रंप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, एक ही सोच, एक ही मिजाज, एक ही तरीका वारदात है। तो ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है उसने भी अमेरिकन ट्रंप के जो फलसफा है उस पर अमल करते हुए टेस्ट कम कर दिए, और टेस्ट कम करने की वजह से कहते हैं कि जी जो अमवात की शरह थी वो भी कम हो गई, और फिर कहते हैं कि जी जो टेस्ट आ रहे थे, जो लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, उनकी शरह भी कम हो गई है। भाई आप टेस्ट करना शुरू करो तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग मुतासिर हैं। उससे भी लोगों की तवज्जो हटा दी। तो इन्होंने जानबूझकर ऐसी चीज को आवाम के सामने लेकर आ जाए जो 5-6 साल पहले ये सारे बैंड बज चुके हैं, इससे ज्यादा हो चुका है। आज जब हम बात कर रहे हैं उज़ैर बलोच की, जीआईटी की, तो उस दौरान पिछले 5 वर्षों में ट्रायल हुए हैं, मुकदमे चले हैं, चालान पेश हो गए हैं अदालतों में। अगर जीआईटी की रिपोर्ट होती, अगर 164 का स्टेटमेंट जिसका वो हवाला देते हैं वो होता, तो भाई आप जाके उन अदालतों में जहां मुकदमा चल रहे हैं, अली जैदी साहब जाके बन जाए गवाह वहां पर, वहां जाकर बता दें जी मेरे पास तो ये शवाहिद हैं और इसमें तो उज़ैर बलोच ने ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा, सारी जो चीजें आपके पास हैं आप जाके सजा दिलाइए। ये जो मोटरसाइकिल सवार, एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो चिट्ठी उनके घर पे, लिफाफा उनके घर पे छोड़ के गए, हालत तो देखिए आप यार। मतलब मुझे तो कोई सोच है, विफाकी वज़ीर बन गए, अकल नहीं आई है। अल्लाह ताला ने किसी मकाम पे पहुंचा दिया, लेकिन सोच और जो सतही सोच है वो वहीं पे है। और ये सही यूसी हार गए थे, ये इसी लायक है, ये कौंसलर बनने के लायक भी नहीं है। एमएनए बना दिए गए, इस कौम पे मुसलत कर दिए गए, लेकिन तमाशा बनाया हुआ पूरी कौम का, पूरी मुल्क का इन्होंने। 164 का स्टेटमेंट उज़ैर बलोच का है, जिसको ये खुद कहते हैं कि दहशतगर्द है, कातिल है, ये खुद कहते हैं, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि उज़ैर बलोच दहशतगर्द है, उसने ये कहा है। मैं एक 164 का आज आपके सामने स्टेटमेंट लेकर आया हूं, वो पढ़ता हूं मैं आपके सामने, छोटा सा है, किसी दहशतगर्द का नहीं है। एक साहब हैं इसरारुल्लाह खान गंडापुर साहब, और ये जो इसरारुल्लाह खान गंडापुर साहब थे, ये पीटीआई के एमपीए थे। वो खुदकुश धमाके में शहीद हो गए और उनके साथ 7 और अफराद भी शहीद हुए और 13 अफराद जख्मी हुए। खुदकुश धमाका हुआ था, ये बात ध्यान में रखें। उस मुकदमे में इसरारुल्लाह गंडापुर साहब के भाई ने 164 का स्टेटमेंट दिया है, और ये दहशतगर्द नहीं है जिसका ये स्टेटमेंट है, जिसके लिए हम कहें कि जी ये तो बड़ा वो था, इसने बयान दे दिया। ये पीटीआई के एमपीए का भाई है, और वो अपने 164 के स्टेटमेंट में ये कहता है, मैं थोड़ा सा कर लेता हूं ताकि आपका वो टाइम बचे, ज्यादा लंबा नहीं है। वो कहता है कि ये धमाका हुआ जिसमें 7 अफराद शहीद हुए, 13 अफराद जख्मी हुए। इस दौरान में मुसलसल मुल्ज़मान तक पहुंचने और इनकी तलाशी में लगा रहा, और लोकल पुलिस भी इस तगोदो में लगी रही। अब मुझे मुख्तलिफ ज़राए और तरीके से पता चला है, जिसकी मैंने खुद तसल्ली और यकीन दयानी की है, कि इस वक़ूए में अली अमीन गंडापुर, जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर है पीटीआई की काबीना में, उस वक्त ये एमपीए थे और वजीर थे, साबिक वजीर माल, रेवेन्यू मिनिस्टर थे शायद, उसका भाई
उमर अमीन तहसील नाजिम वल्द मेचर रिटायर्ड अमीनुल्लाह गंडापुर और मुसम्मी जाहिदुर रहमान वल्द अब्दुल रहमान मुलविस हैं, जिन्होंने बतौर सियासी दहशतगर्द किरदार अदा करते हुए वक़्वे बाला की प्लानिंग की और मुकम्मल तौर पर फाइनेंसिंग की और बतौर सहूलतकार अपना किरदार अदा किया। वक़्वे बाला का मकसद मुल्ज़िमान बाला ने अपनी नापाक सियासत का रास्ता साफ करना था। मैं बतौर ब्रादर शहीद इसरारुल्लाह खान गंडापुर मुल्ज़िमान बाला अली अमीन, उमर अमीन और जाहिदुर रहमान पर दावा करता हूँ, ये 164 का बयान किसी दहशतगर्द का नहीं है, कातिल का नहीं है, चोर का नहीं है, बदनाम ज़मान आदमी का नहीं है, पीटीआई के अपने एमपीए के भाई का है, जो उसने अदालत के सामने रिकॉर्ड करवाया है। ये 2018 में रिकॉर्ड हुआ है, जून में। क्या पीटीआई के ये जो बज़ाहिर पारसा नजर आने वाले लोग हैं। सूबाई वजीर सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, अभी आपको लिए चलेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खिताब कर रहे हैं एक तकरीब से। रहा है और ऐसे ही रहता है और इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि हम दो हिस्से तो हैं नहीं, एक ही हिस्सा हैं। बेंच एंड बार आर द सेम थिंग एंड वी नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद एनी either with the bar or neither the bar has any problem with the benches. We are doing our job, they are doing their job, and we are very happy with that. And what we just want from the lawyers community is to cooperation to have the litigation pending before the court are decided as soon as possible. Job as far as we can in the court. सुप्रीम कोर्ट बार में कोरोना के बाइस अदलिया को दरपेश चैलेंजेस के मौजू पर मुज़ाकरा जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद तकरीब से खिताब कर रहे थे।